हमारी आज की कहानी है पेट की भूख उम्र नहीं देखती। 70 वर्षीय जयशंकर जी घर में अकेले थे। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। यूं तो वे थोड़ा बहुत खाना पकाना जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए ना। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते बेटे राजीव को फोन लगा दिया। हेलो बेटा राजीव, कैसे हो तुम और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में ही लौट आओगे, लेकिन पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार को संध्या की छोटी बहन यानी कि मेरी साली की एंगेजमेंट है। अब हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे। कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। ये सुनकर जयशंकर जी बोले, लेकिन बेटा, इतने दिन मैं यहाँ कैसे रहूंगा? जो राशन घर में पड़ा था अब तो वो भी खत्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और पैसे भी कहाँ है मेरे पास जो कुछ खरीद कर ले आता। बेटा, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते जयशंकर जी फफक कर रो पड़े। तो उनका बेटा राजीव बोला, कमाल करते हैं पिताजी, आप भी। इतना सारा राशन रखकर आई थी आपकी बहू आपके लिए, इतनी जल्दी आपने वो सब खत्म कैसे कर दिया? तो जयशंकर जी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था जो खत्म हो गया है। फिर राजीव बोला, अब जो कुछ भी हो, मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। एंगेजमेंट के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब संध्या का भाई तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतजाम मुझे ही देखना होगा। अभी तो आप करियाने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए। जब मैं आऊंगा तो उसका हिसाब कर दूंगा। जयशंकर जी कुछ कहने ही लगे थे कि तभी उन्हें फोन में से आवाज सुनाई पड़ी, राजीव कहाँ रह गए तुम? तो राजीव बोला, हाँ हाँ अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है मुझे, मैं फोन रखता हूँ। राजीव ने फोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर जयशंकर जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगे कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रखकर अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया है और वहां अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद कि माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर ही जयशंकर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने भी कहाँ दे रही थी। आखिरकार पास की राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर जयशंकर जी वापस अपने घर लौट आए, लेकिन अब क्या करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वो जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। देखा तो मंदिर में प्रसाद वितरित किया जा रहा था। जयशंकर जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगे और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और सोचने लगे कि आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल अमरूद खरीद लो, 30 रुपए के किलो हैं। उन्हें देखकर जयशंकर जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोले, बेटा ये अमरूद तुम कहाँ से लाते हो?
अंकल, मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ा बाग है। जिन अंकल का वो बाग है वो हमें उनके अमरूद बेचने के बदले पैसे देते हैं। अंकल, अमरूद लोगे क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, कहकर जयशंकर जी अपने घर वापस आ गए। लेकिन फिर सोचने लगे कि अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुद कमाकर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं। अगले दिन जयशंकर जी भी मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए और थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचने शुरू कर दिए। ज्यादा कुछ नहीं तो इस तरह वो अपने पूरे दिन के खाने का खर्च तो निकाल ही लेते थे। लेकिन कहीं दुनिया वाले उनके बेटे को गलत ना समझें, ये सोचकर उन्होंने अपने मुंह को साफे से ढक लिया था ताकि वो किसी की पहचान में ना आ सके। ऐसा करते करते आज 4 दिन बीत चुके थे। आज जब जयशंकर जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी कि आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहें। लेकिन फिर भी जयशंकर जी वहां फल बेचने आ बैठे। थोड़ी ही देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन जयशंकर जी अभी तक वहीं बैठे थे, ये सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहां बैठे देख एक न्यूज रिपोर्टर वहां आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसी आंधी तूफान में भी ये बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय वो रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और जयशंकर जी का साफा जिससे उन्होंने मुंह ढका हुआ था अचानक हवा में उड़ गया और वे घबराकर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन जयशंकर जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी ये हालत होगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जयशंकर जी और कमला जी का एक बेटा राजीव और एक बेटी सारिका थी। छोटा होने के कारण राजीव को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था माता पिता ने। कितनी उम्मीदें थी उन्हें अपने बेटे से। पढ़ाई में भी होशियार था राजीव। उच्च शिक्षा के लिए जयशंकर जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दी। वहीं कॉलेज में ही राजीव की संध्या से मुलाकात हुई। दिखने में हैंडसम राजीव संध्या को तो पहली ही नजर में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद राजीव को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब कमला जी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। इसलिए जयशंकर जी ने राजीव के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि बहू आकर घर की बागडोर संभाल सके। तो राजीव ने बताया कि वो संध्या से प्यार करता है। ये सुनकर जयशंकर जी बहुत खुश हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि संध्या के पिता बहुत पैसे वाले हैं और जयशंकर जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। लेकिन संध्या और राजीव ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और संध्या के पिता उसकी हर एक बात मानते थे। तो राजीव की जिद के कारण माता पिता को ना चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीना तो राजीव और संध्या घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त थे। उसके बाद भी संध्या आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली कमला जी को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता।
इतनी बात सुनने की देर थी कि संध्या ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो, ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राजीव ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वो टोका टाकी ना किया करें। बहू के ये रंग देखकर कमला जी और जयशंकर जी स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे कमला जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वो अपने पति जयशंकर जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। जयशंकर जी की बेटी सारिका कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन संध्या को अपनी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और करीब 2 वर्ष के बाद संध्या और राजीव का बच्चा इस दुनिया में आया। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ, उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही संध्या के मायके वाले उसके घर पहुंच गए। राजीव की बहन सारिका भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब संध्या ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी से अगले दिन जब सारिका अपने घर जाने को तैयार हुई तो उसी समय संध्या ने शोर मचा दिया कि उसकी मां का कंगन चोरी हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपनी ननद के बैग की सबके सामने तलाशी लेने लगी और कपड़ों के बीच अपनी मां का कंगन देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। देखो राजीव, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे कंगन कभी देखे नहीं होंगे ना। चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना, छी छी छी। राजीव ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और ये देखकर सारिका हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वो उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, संध्या, भगवान से डरना। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है, एक दिन वो लौटकर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा जयशंकर जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने भी वहां आना बंद कर दिया था। कभी कभार फोन करके पिता का हाल चाल जान लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी। एक दिन संध्या के पास उसके मम्मी पापा का फोन आया और बोले, संध्या बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, एक बार तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आओगे तो कुछ दिन यहाँ रह लेना। इस बारे में जब संध्या ने अपने पति राजीव से बात की तो राजीव बोला, अगर हम कुछ दिन के लिए वहां चले जाएंगे तो यहाँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। इस बात पर संध्या भड़क उठी, अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या। तो राजीव बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे पिताजी कैसे रहेंगे, उनके लिए खाना कौन पकाएगा। तो संध्या बोली, अच्छा, आज अपने पिता के लिए बड़ा प्रेम प्यार जाग उठा है आपके दिल में। मेरी तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं होती, और वैसे भी रोटी बनानी तो उन्हें आती है। अरे संध्या, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, अच्छे भले तो हैं तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ है उनकी तबीयत को। जब सुबह शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकते हैं तो क्या खड़े खड़े अपने लिए 2 रोटियां नहीं पका सकते। मैं उनके लिए घर पर सारा राशन का सामान रख कर जाऊंगी, आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे। संध्या ने कहा तो राजीव बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ क्या मैं। कहकर राजीव अपने ऑफिस जाने लगा। तभी संध्या ने आवाज दी, राजीव, मेरे मायके जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त
कोई उपहार भी लेते आना। मेरे मम्मी पापा हर बार हमें कितना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओगे अच्छे से अच्छा लाना। संध्या ने कहा तो राजीव ने हाँ में सिर हिला दिया और ऑफिस चला गया। शाम के समय जयशंकर जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया और बोला, दादाजी हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं लेकर जाएंगे, आप यहाँ अकेले रहना। ऐसा कहते हुए उनका पोता हंसने लगा। पोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर जयशंकर जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, किस सोच में पड़ गए जयशंकर? तो पोते की बात पर पर्दा डालते हुए जयशंकर जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे? और वैसे भी अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जाएं। जब इतने दिन जिंदगी अकेले काट ली है तो आगे भी कट ही जाएगी। और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटी तो मैं बना ही सकता हूँ। कहते कहते जयशंकर जी का स्वर रुआंसा हो गया। कुछ देर बातचीत करके जयशंकर जी का दोस्त अपने घर चला गया, लेकिन जयशंकर जी के दिमाग में अभी तक अपने पोते द्वारा कही गई बात घूम रही थी। अगले दिन जब वे सुबह की सैर करने के बाद घर लौटे तो आंगन में बैठकर अपने बेटे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनकी बहू संध्या बाहर आई तो जयशंकर जी बोले, अरे बहू, राजीव तैयार हो गया क्या? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या दफ्तर नहीं जाएगा? तो संध्या भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्यों, अब क्या काम आ गया जो उनके बारे में पूछ रहे हैं? जरूर किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं। आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है, कभी तो उनको भी आराम से रहने दो। बहू की तीखी बातें सुनकर जयशंकर जी चुपचाप बैठ गए। इतने में राजीव तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे संध्या, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। ठीक है, लाती हूँ। इतना कहकर संध्या रसोई घर में चली गई तो जयशंकर जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरी पेंशन निकाल लाए हो क्या? अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे देते। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहूं। तभी राजीव बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आपकी हर जरूरत को तो हम पूरा करते हैं, और वैसे भी अपनी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं संध्या के हाथ में मिलाकर रख देता हूँ। जब घर उसे चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। ये बात सुनकर जयशंकर जी चुप हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अभी जयशंकर जी ने इतना ही कहा था कि संध्या रसोई घर से बाहर निकलकर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल प्राइवेसी है ही नहीं। तभी राजीव बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपने बेटे और बहू की बातें आप छुप छुप कर सुनते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी जयशंकर जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना ही भरोसा है? और वैसे भी ये बात तो मुझे गोलू ने बताई थी कि वो नानी के घर जा रहा है, और इसलिए ही मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था कि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी राजीव बात बदलता हुआ बोला, हाँ तो ठीक है ना, बच्चा था
तो आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से संध्या के मायके जा रहे हैं। उसके मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर जयशंकर जी बोले, पर बेटा 1-2 दिनों की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 दिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा। तभी संध्या गुस्से से बोली, बस हमने कहीं जाने की बात कही नहीं कि शुरू हो गए आपके पिताजी। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही गुजार दें? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत नहीं है, या फिर हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और ये तय हो चुका है। ऐसा कहकर संध्या पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई और राजीव अपनी नौकरी पर चला गया। नाश्ता निपटाने के बाद संध्या ने हमेशा की तरह जयशंकर जी से घर की झाड़ पोंछ करवाई और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो संध्या जयशंकर जी के पास आई और बोली, पिताजी ये लीजिए 2000 रुपए, अपने पास रखिए। ये देखकर जयशंकर जी को मन ही मन खुशी हुई कि चलो बहू को मेरी इतनी तो चिंता है। फिर औपचारिकता निभाते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की क्या जरूरत है। तो संध्या बोली, अरे ये पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू की चीजों पर खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला ये सब कल पैसे लेने आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफी होगा। फल सब्जी खरीदने की तो आपको जरूरत है नहीं और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही लाकर रख दी हैं। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। जयशंकर जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सुध नहीं ली तो थक हार कर जयशंकर जी को अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते जयशंकर जी अचानक वर्तमान में आ गए जब उनके फोन की घंटी बजी। जयशंकर जी की बेटी सारिका का फोन आया था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की अपनेपन भरी आवाज सुनकर जयशंकर जी का मन भर आया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया है। ये सुनकर सारिका बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप वहाँ अकेले कैसे रह रहे हैं? खाना कैसे खाते हैं? और बाकी के काम वो सब कौन करता है? तो जयशंकर जी रूंधे स्वर में बोले, अरे बेटा, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई सब करना सीख गया हूँ। फिर अपने लिए 2 रोटियां बनाने में क्या हर्ज है? ये बात सुनते ही सारिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिता, जिन्हें कभी 1 गिलास पानी के लिए भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो आज माँ की अनुपस्थिति में घर का एक एक काम स्वयं करते हैं। इसके बाद वो कुछ बोल ना सकी और उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब जयशंकर जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर है नहीं और मुझसे मिलने तो कौन आएगा? सोचते हुए जयशंकर जी बाहर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी सारिका को देखकर वो हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आई। अरे बेटी सारिका! तभी सारिका के बच्चे भी नानू नानू कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। जयशंकर जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोले, आओ ना बच्चों, अंदर आ जाओ। कितने सालों बाद तुम्हें सामने से देखा है।
वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई थी। कहते हुए वे रुआंसे हो गए। तभी सारिका बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आ जाती। भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वो अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर ना रख सकी। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती थी। तभी उनका दामाद बोला, पिताजी क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटी दामाद से अपनापन पाकर जयशंकर जी की आंखें भीग गई और फिर बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है। लेकिन तुम्हारी भाभी ये सब बातें नहीं समझेगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि सारिका के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तो जयशंकर जी बोले, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे रसोई घर में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि संध्या तो पहले ही बिस्किट, मठरी और बाकी के स्नैक्स अलमारी में रखकर ताला लगाकर चली गई थी। उसी समय सारिका भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे बताइए, मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बात सुनते ही जयशंकर जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊं बेटी, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं भिखारी बन बैठा हूँ। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सारिका बोली, अरे इतनी छोटी सी बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। आपकी ये परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए सारिका ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फल और कुछ स्नैक्स घर पर मंगवा लिए। पहले उन लोगों ने एक साथ बैठकर फल काट कर खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए और फिर बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर जयशंकर जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गए थे। उधर शाम के समय जयशंकर जी के दोस्त जब उनसे मिलने आए तो बोले, अरे वाह क्या बात है, सारिका बिटिया आई है। तब जयशंकर जी हंसकर बोले, अरे आओ ना, देखो बच्चों के आ जाने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। सारिका तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर जयशंकर जी के दोस्त बोले, जयशंकर तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझसे कभी पानी तक भी नहीं पूछा गया, और आज बिटिया तो मुझे चाय बनाकर पिला रही है। ये सुनकर सारिका हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो वे बोले, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती। यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिता की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने पिता का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। सारे पैसे तो तेरे भाई भाभी ही ले लेते हैं और तेरा भाई भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहना मानता है। इससे तो मेरी हालत ही अच्छी है। पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। अकेला रहता हूँ लेकिन शान से जीता हूँ। और घर के काम का क्या है, पैसे हाथ में हो तो इंसान नौकर से भी काम करवा सकता है। ये बात सुनकर सारिका कुछ सोच में पड़ गई। उधर नानी के घर में रहते हुए राजीव का बेटा गोलू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे ही चिल्ला पड़ा, अरे दादू देखो मम्मी, ये तो दादू हैं। ये बात सुनकर संध्या कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी गोलू फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। तो संध्या बोली, अच्छा दिखा तो, कहाँ देखा। तो गोलू ने मोबाइल में एक वीडियो लगा दी। ये वही वीडियो थी जो कि आंधी तूफान के समय उस लोकल न्यूज रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें जयशंकर जी
फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। वो वीडियो देखकर तो संध्या के होश ही उड़ गए और फिर संध्या ने अपने पति राजीव को वो वीडियो दिखाई और बोली, ये देखिए, ये गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी हमारी पीठ पीछे, पूरे जग में हमारी बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्या कमी छोड़ी थी आखिर हम लोगों ने। राजीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला, नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी पता लग जाएगा, मैं अभी आपके पिताजी को फोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए संध्या ने जयशंकर जी को फोन लगाया। पिताजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अच्छा, अब अनजान तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया है आपने हमारा। ये सुनते ही जयशंकर जी सक पका गए। तभी संध्या बोली, आपसे तो मैं आकर बात करती हूँ, हमारे आने से पहले घर की पूरी साफ सफाई रखिएगा। अभी संध्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी सारिका के दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। ये पीछे से शोर कैसा हो रहा है, घर पर कोई आया है क्या, या आपने ही किसी को फोन करके बुला लिया है, बताते क्यों नहीं। कहते हुए सारिका की भौहें तन गई। तभी जयशंकर जी हड़बड़ाते हुए बोले, वो बहू, वो बात ये है कि, अरे ठीक से बताते क्यों नहीं, वो क्या कर रहे हैं। तभी सारिका आगे आई और बोली, मुझे फोन दीजिए पिताजी, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी, मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो संध्या बोली, अच्छा, पहले तो हम सबके रहते हुए हमारे घर से चोरी की थी तुमने, और अब हमारी पीठ पीछे हमारे घर को लूटने के लिए आ गई हो। किसने बुलाया था तुम्हें। जब इतने सालों से नाराज होकर बैठी हो तो फिर आज मेरे घर कैसे आ गई। तो सारिका बोली, अरे आपका घर क्यों, ये घर मेरा नहीं है। अगर मैं नाराज हो भी गई थी तो सिर्फ आपसे ही हुई थी, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके गई हो तो वहाँ शांति से रहो, यहाँ बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। सारिका ने कहा तो संध्या भड़कते हुए बोली, फोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके ही रहूंगी। तो सारिका बोली, अच्छा, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो। ऐसा कहकर सारिका ने फोन रख दिया। ये सुनकर जयशंकर जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया और कांपते हुए बोले, बेटी, ये तूने क्या कर दिया। तेरे भाई भाभी तो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो सारिका बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है। ये घर आपका है और आपके नाम पर है, क्या ये बात आप भूल गए हैं। अब इस बात का फैसला आपको खुद ही करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं, या अपनी बची जिंदगी पूरी शान के साथ बिताना चाहते हैं। बेटी की बातें सुनकर जयशंकर जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर बुलाया और उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब संध्या ने अपने पति राजीव को फोन पर हुई सारी बात बताई तो वे दोनों अपने बेटे को लेकर आनन फानन में अगले दिन ही घर वापस पहुंच गए। आते ही संध्या अपनी ननद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तभी राजीव भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी सारिका मुस्कुराते हुए बोली,
मुझे तो लगा था कि भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफों को समझोगे, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहां तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो ये घर मेरा भी है, मेरी भी इस घर में हिस्सेदारी है। वो बात अलग है कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। ये सुनकर संध्या गुस्से में आ गई और जैसे ही अपनी ननद पर हाथ उठाने लगी, तभी जयशंकर जी बोले, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो संध्या बोली, अच्छा, आज इतनी हिम्मत आ गई, लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है, जो आवाज में भी जोश आ गया है। तभी राजीव का बेटा गोलू स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, इतना सारा सामान पड़ा है रसोई में। फिर संध्या बोली, वो सब तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। ये सुनते ही जयशंकर जी के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से भरी कड़कती आवाज में बोले, बेशर्म औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए और ना ही कोई तमीज सिखाई। आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब नहीं। ये घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी राजीव गुस्से से बोला, पिताजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसी बात कहने की? तो जयशंकर जी ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तो राजीव बोला, आप चाहे जो कर लें, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील बाबू अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? ये घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये बात सुनकर राजीव हैरान रह गया। तभी वकील साहब ने कोर्ट का कागज उनके हाथ में थमाया और बोले, एक सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा और आज तक अपने पिता की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं, वो तुम्हें उन्हें वापस लौटाने होंगे, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। ये सुनते ही राजीव और संध्या की हवाइयां उड़ गई। वे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। फिर राजीव ने संध्या को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। लेकिन जयशंकर जी ने तय कर लिया था कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेंगे। जोरदार आवाज में वे बोले, ये मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद राजीव अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वो घर छोड़कर चला गया। अब जयशंकर जी उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी सारिका को अपने पिता की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन जयशंकर जी ने उसके साथ आने से मना कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसती हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। तो सारिका ने इस बात का भी हल निकाल लिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार बिठा दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया, जो दिन भर उनका काम करता और रात में भी उनका ख्याल रखता। अब सारिका हर रोज अपने पिता से फोन पर बात करती, उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाती। अब जयशंकर जी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे।
अपने मित्र के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते, तो कभी मंदिर या गुरुद्वारे में चले जाते, कभी कभार घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था। बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी अपने मन को समझा लिया था। अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था। लेकिन उधर अपने पिता के साथ इतनी नाइंसाफी करने के बाद भला उनके बेटा बहू सुख शांति की जिंदगी कैसे गुजार सकते थे। इधर घर से निकलने के बाद राजीव और संध्या ने एक किराए का घर ले लिया। लेकिन अब परेशानी ये थी कि राजीव के पास ना तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी देना था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस हालत में भला संध्या कैसे गुजारा कर सकती थी। अब तो आए दिन दोनों की लड़ाई होने लगी और एक दिन अपने पति से लड़कर संध्या अपने बेटे गोलू को लेकर अपने मायके चली गई। हर बार की तरह इस बार भी संध्या की भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे संध्या अपनी भाभी की नजरों में खटकने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार संध्या के प्रति बदलने लगा। अब उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीब खोजने लगी। इसी दौरान उसके माता पिता का 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन गया और संध्या की भाभी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। आखिरकार संध्या के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी सोने की चेन कहीं नहीं मिल रही, बहुत महंगी चेन थी। उन लोगों ने सब जगह खोज लिया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर संध्या की भाभी ने सबके सामने संध्या की अलमारी खोली और उसके कपड़े निकालकर खोजबीन करने लगी। ये देखकर संध्या गुस्से में आ गई और बोली, ये क्या कर रही हैं भाभी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चेन निकल आई। ये देखकर तो संध्या के होश ही उड़ गए। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। तभी उसका भाई बोला, संध्या, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी। ये सुनते ही संध्या को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आज उसे वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ वर्षों पहले उसने अपनी ननद पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसकी ननद सब लोगों के सामने गुनाहगार बना दी गई थी। आज संध्या को भी उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार केवल उसकी गलतियों के कारण उजड़ चुका था। आज ना तो उसके पास अपना मायका रह गया था, ना ही ससुराल। मायके की दहलीज पर खड़ी संध्या के पास पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।